हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे जुलाई मंथ के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और इसमें हम इस वीक में मतलब सेकंड वीक में जितने भी एग्रीकल्चर अपडेट्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में एक स्पेशल क्वेश्चन ही पूछेंगे जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी आप टेलीग्राम पर एग्री मंत्रा सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिजॉइन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। फ्रेंड्स, आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश स्टेट ने पहले लेने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की भी सहमति होनी चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को अपने स्टेट में लागू कराना चाहती है या नहीं। तो यहाँ पर पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इस बार वहाँ के जो सीएम हैं श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने हामी भर दी है। इस बार उन्होंने सहमति जताई है कि वो वहाँ के किसानों के लिए, आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए इस योजना को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को लागू कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कन्फर्मेशन दे दिया है। डिटेल अगर आप बात करेंगे तो जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो इस एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़ेगी। और वहाँ पर ये जो टॉक हुआ है वो हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं श्री YS जगन मोहन रेड्डी, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई है और यहाँ पे फाइनली कंफर्मेशन हो गया है कि वो अपने स्टेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर रहे हैं। श्री तोमर जी ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में ये बोला है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आंध्र प्रदेश ने, जिससे वहाँ के 40 लाख से भी ज़्यादा फार्मर को अपने क्रॉप का इंश्योरेंस कवर मिल पाएगा। अभी हम जानेंगे कि कितनी प्रीमियम पे करनी पड़ती है अलग अलग क्रॉप्स पे। इस योजना के बारे में सारी डिटेल हम अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पे तोमर जी ने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को काफ़ी सिंपल बना दिया है और कन्वीनियंट बना दिया है, ताकि उसको वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस योजना के तहत मिल सके। यहाँ पर पहली बात आती है कि ये जो योजना है वो कब लॉन्च की गई, तो ये आपको पता होना चाहिए 18 फरवरी 2016 को ये योजना लॉन्च की गई। किसने की? PM नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था। और आपको बता दें कि ये जो योजना है वो पुरानी 2 योजनाओं को हटाकर उनको रिप्लेस करके लाई गई है। पहली योजना है NAIS, आपने काफ़ी सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS, और दूसरी थी MNAIS जो कि NAIS के बाद आई थी। इसका मतलब है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की, कितने क्रॉप्स पे किस किस क्रॉप पे कितना कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे रबी क्रॉप की, ठीक है, रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रीमियम रहता है 1.5%, ठीक है। अगर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप की तो प्रीमियम है 2%। और अगर हम बात करेंगे एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तो वो आपका 5% है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है AFO, नाबार्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, इस योजना से रिलेटेड सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं और जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे तो अक्षय पात्र मिड डे मील किचन इन वाराणसी, तो यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी जी ने एक किचन का अनावरण किया है, उसको बोल सकते हो वहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम है अक्षय पात्र मिड डे मील किचन। ये की गई है वाराणसी में और ये पहली बार यूपी में जो सरकार बनी है दोबारा BJP की, उसके बाद पहला दौरा है वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी का। उसके दौरान उन्होंने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। अभी किचन के बारे में सारी बातें हम जानेंगे। मोदी जी ने किचन के साथ साथ वहाँ पर 1774 करोड़ की
बजट का भी यहाँ पर आज आवंटन किया है ताकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके वाराणसी की। मतलब वाराणसी के लिए 1774 रुपये भी यहाँ पर जारी किए गए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। अगर वाराणसी का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने बात कही है। अब बात करेंगे इस किचन के बारे में। तो इस किचन की कैपेसिटी है डेली 1 लाख पीपल्स के लिए लंच प्रिपेयर करने की। मतलब ये डेली 1 लाख लोगों को भोजन देने में सामर्थ्य है, दे सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अब बात करेंगे कि कौन इसको चला रहा है। तो ये इस्कॉन आप जानते होंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन लोकेटेड इन बेंगलुरु, ऑपरेट द अक्षय पात्र फाउंडेशन। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन, जिसके तहत ये अक्षय पात्र मिड डे मील किचन चलाई गई है, जो उसको ऑपरेट करती है। और ये सब हो रहा है किसके अंडर में? ये है आपका इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन बोलते हैं, जिसके कई सारे मंदिर भी हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे। और यहाँ पर कई अलग अलग फाउंडेशन हैं जो अलग अलग फील्ड में लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है लोगों का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे MOU बिटवीन द कॉफ़ी बोर्ड एंड द इसरो। तो यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड ने इसरो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं। अब जानेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किस वजह से साइन किया गया है कॉफ़ी बोर्ड और इसरो के बीच में। तो यहाँ पर बात करेंगे, स्टेट रन कॉफ़ी बोर्ड इज़ प्लानिंग टू फोकस ऑन डेवलप न्यू वेराइटीज़ दैट विल बी रेजिस्टेंस टू द चेंजिंग द क्लाइमेट पैटर्न। जैसा कि आपको पता है, हर साल जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंडीशंस में हमको कुछ ऐसी वैरायटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो उन कंडीशन को रजिस्ट करेगी। ठीक है, और एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करने की ताकत रखती होगी। ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर इसरो के साथ MOU साइन किया है कॉफ़ी बोर्ड ने, जिससे कुछ ऐसी वैरायटी उन्होंने डेवलप करनी है ताकि वो क्लाइमेट पैटर्न जो चेंज हो रहा है उससे रजिस्ट कर पाएँ, अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमको फूड का अरेंजमेंट तो हमेशा रखना पड़ेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो चाय हो, चाय मतलब चाय की पत्ती, या फिर दूध हो, या गेहूं हो, या चावल हो। कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम खाते हैं, जिसका सेवन करते हैं, उसको हमको एक्स्ट्रा में ग्रो करना पड़ेगा। जितनी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो उस फूड को हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो जो MOU साइन हुआ है वो कॉफ़ी बोर्ड और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो आपका सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है CCRI, जो कि आपका चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पर प्लांट रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट कराई गई हैं कॉफ़ी बोर्ड के अंडर में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में हुआ है, किस वजह से हुआ है, और आपका जो CCRI है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि घर बैठे उनको एग्रीकल्चर अपडेट्स जो लेना चाह रहे हैं वो मिल सके। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एग्री मंत्रा नाम से हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिस पे 10,500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आगे बात करेंगे, श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू लॉन्च प्लेटफॉर्म अंडर ई-नाम टू फैसिलिटेट इंटर स्टेट एग्री ट्रेड। तो यहाँ पर बात हो रही है इंटर स्टेट एग्री ट्रेड को और बढ़ावा देने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अंडर ई-नाम। ई-नाम मतलब क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 14 जुलाई मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, यहाँ बात हो रही है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंडर में, जिसको ई-नाम के नाम से हम लोग जानते हैं।
टू फैसिलिटेट इंटर स्टेट ट्रेडिंग ऑफ एग्री कमोडिटीज़। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को इंटर स्टेट ईजीली ट्रेड किया जा सके, उसको बाय और सेल किया जा सके, जिसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। आपको बता दें, इनाम जो आपका पोर्टल है वो 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट बात करेंगे तो मोर देन 1000 मंडीज़ जो हैं वो जुड़ चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म से। मोर देन 175 प्रोडक्ट भी ऐड हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, और मोर देन 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नाम है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब प्लेटफॉर्म्स का प्लेटफॉर्म। POPs इसको शॉर्ट में बोला गया है। अंडर ई नाम के ये चलने वाला है, और ये एक नया इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ताकि वो क्रिएट कर सके एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वन नेशन वन मार्केट इकोसिस्टम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो ऑब्जेक्ट है एक राष्ट्र एक मार्केट, ठीक है, वन नेशन वन मार्केट। तो जब ये इनाम पोर्टल जो है वो पूरे देश में जब कनेक्ट कर लेगा सारी मंडियों को, तो हम बोल पाएंगे कि वन नेशन वन मार्केट है। आप एक ही मार्केट में कहीं से भी कहीं भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, और कहीं से भी अपने प्रोडक्ट को ख़रीद पाएंगे, और आप कंपेयर भी कर सकते हैं प्राइसेस का, उसके बेस पर आप अपना स्टेप ले पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दी 2-डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी, जो कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, जो कि बेंगलुरु में हुई थी एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव। जैसा कि आपको पता है, भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में भारत जो है वो इस वर्ष 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मानकर सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके अंडर में ये एक अम्ब्रेला है, जिसके अंडर में कई सारी नई नई योजनाएं इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनको हम अलग अलग करंट अफेयर सेशन में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। आगे बात करेंगे तो सेंटर डायरेक्ट एडिबल ऑयल एसोसिएशन टू कट प्राइसेस बाय ₹15। तो यहाँ पर सेंटर ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश किया है जितने भी एडिबल ऑयल एसोसिएशन हैं कि इमीडिएट तौर पर तत्काल रूप से 15 रुपये अपने एडिबल ऑयल पर लीटर पर घटाएं। तो ये आदेश है और ये उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है, आदेशित किया गया है कि आप तुरंत 15 रुपये कम कीजिए एडिबल ऑयल्स में। और ये बात किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर से नहीं की गई है, ये बात की गई है मेन एडिबल ऑयल एसोसिएशन से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसने सीधे आदेशित किया है कि जितने भी लीडिंग एडिबल ऑयल एसोसिएशन हैं वो यहाँ पर इंश्योर करें MRP को एडिबल ऑयल्स की, और 5 रुपये अभी के अभी तुरंत घटाएं उस रेट में इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ। और यहाँ पर बात करेंगे तो सेंट्रल ने ये भी एडवाइस किया है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिफाइनर हैं, उनको भी ज़रूरत है इस प्राइस को घटाने की तत्काल रूप से। आगे यहाँ पे यही बोला गया है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर, रिफाइनर हैं, इससे क्या होगा, जब ये रेट घटेंगे तो कंज्यूमर को सीधा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो तेल के प्राइस हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो एडिबल ऑयल हो, कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट गरीब और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार ने एक पहला अच्छा कदम उठाया है, जिससे कुछ राहत कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को मिल पाएगी। आगे बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑन स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई है जो कि नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है। यहाँ पर फोकस किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर में प्राइवेट फर्म्स को एंटर करने की बात की जा रही है, प्राइवेट हाथों में कुछ हद तक देने की बात की जा रही है, या फिर हम कोलैबोरेशन बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, या फिर ये बोल सकते हो कि जो कृषि विभाग हैं, ठीक है, भारत के कृषि विभाग हैं, उसको प्राइवेट कंपनियों से मर्ज किया जाए ताकि प्रोडक्शन को
बढ़ाया जाए और बीमारियां, रोग इनको कम किया जा सके, ये सरकार की मंशा है। यहाँ बात करेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एसोसिएशन में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जो कि 12 जुलाई को की गई थी, जिसका उद्देश्य था स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो इसका जो टाइटल था वो था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर में इसका क्या स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या क्या बेनिफिट मिल जाएंगे अगर ये पार्टनरशिप हो जाती है तो यहाँ पर कई बार ये चर्चा हुई थी ओरली, लेकिन अभी इस पर कॉन्फ्रेंस हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको ये मेमोरेंडम भी दिख सकता है जहाँ पर प्राइवेट फर्म और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आपस में मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम करते नज़र आ सकते हैं। अब इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सरकार की मंशा यही है। श्री मनोज आहूजा जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडस्ट्रीज से है, इन कॉरपोरेशन से है कि वो प्राइवेट जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो एंटर करें एग्रीकल्चर में, जिससे डेवलपमेंट हो। ठीक है, और भारत की जो एग्रीकल्चर से आने वाली जीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करे। उनका मानना है कि अभी एग्रीकल्चर में कुछ लूप होल्स हैं, लूप पॉइंट्स हैं, जहां पर अगर प्राइवेट फर्म साथ में आ जाएगी तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एज वेल एज जीडीपी को हम बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक आपको इतना जानना है कि 12 जुलाई को ये स्कोप कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका टाइटल था स्कोप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड जूट मार्क इंडियन लोगो। तो पहली बार यूनियन गवर्नमेंट ने जूट के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च कर दिया है। अब लोगो किस किस काम में आएगा ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 9 जुलाई 2022 को ये लॉन्चिंग हुई है लोगो की। यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, जो कि जूट मार्क इंडिया लोगो है। वो काम करेगा एज ए सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट। तो जितने भी जूट प्रोडक्ट हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक सर्टिफिकेट का काम करेगा वो लोगो। आपने कई बार देखा होगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनका जो लोगो होता है या उनका जो लेबल होता है उससे आपको कंफर्मेशन मिलता है कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। तो एक तरह से सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी का भी काम करते हैं जो लोगो होते हैं, उसको देखकर भी आप बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। जैसे हॉलमार्क का ज्वेलरीज आता है, अगर उसमें हॉलमार्क का साइन है, हॉलमार्क का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि ये प्योर है, टेस्टेड है, इसमें कोई भी फोर्जरी नहीं की गई है। इसी तरीके से जूट प्रोडक्ट के लिए भी एक लोगो लॉन्च कर दिया गया है, जो कि लोगो के साथ साथ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी का भी काम करेगा जूट प्रोडक्ट के लिए। द सर्टिफिकेशन फ्रॉम जूट मार्क इंडिया विल हेल्प टू स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जितनी भी डोमेस्टिक मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, दृढ़ बनाएगा। उसके साथ साथ जो जूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज़ को भारत से, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिलेगी और वो एक्सपोर्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो जूट मार्क लेवल है वो यहाँ पर जूट प्रोडक्ट से अटैच होगा। उस लोगो पर एक यूनिक क्यूआर कोड भी होगा। कस्टमर इजीली उस क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी जानकारी उस प्रोडक्ट के बारे में ले पाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे, सर्टिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट। तो इससे जूट प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और डोमेस्टिक मार्केट भी बूस्ट होगी, क्योंकि लोगों में बिलीफ आ जाएगा जूट प्रोडक्ट को लेके कि हाँ ये जो जूट प्रोडक्ट है वो असली है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। क्योंकि आज के टाइम पे असली से ज़्यादा नकली माल जो है किसी भी फील्ड में ज़्यादा सर्कुलेट होता है, जिससे जो नुकसान होता है वो सीधा सीधा कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, नेशनल फिश फार्मर डे 2022। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया है।
ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी फिशर फॉल्क हैं, फिश फार्मर हैं, उनको कहीं ना कहीं सीधे सीधे हेल्प मिलेगी और उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम किया जाता है इस डे को सेलिब्रेट करके। ये 65th नेशनल फिश फार्मर डे था, जिसको अक्रॉस दी कंट्री सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें शामिल थे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड द नेशनल फिश फार्मर डे। और ये जो हुआ है वो वर्चुअली हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। आगे बात करेंगे तो एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये किया जाता है प्रोफेसर डॉक्टर हीरा लाल चौधरी की स्मृति में। ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है फिशरी फील्ड में। आगे बात करेंगे आज का लास्ट करंट अफेयर, इसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में और आज के स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। नाबार्ड पाइनियर्स एग्री फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंटल इंटरवेंशन टू प्रमोट रूरल ग्रोथ। तो रूरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड ने पाइनियरिंग की है एग्री फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इंटरवेंशन के साथ। तो यहाँ पर बात करेंगे तो नाबार्ड हैज़ अचीव न्यू माइलस्टोन इन 2021-22। तो यहाँ पर 2021-22 में कई अलग अलग माइलस्टोन हासिल किए हैं नाबार्ड ने। और आगे यहाँ पे बात की जा रही है कि और नए नए बेंचमार्क हमने डिसाइड किए हैं, सेटअप किए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूरल फील्ड को ग्रोथ दे पाएँ, प्रमोट कर पाएँ। नाबार्ड की जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग ग्रो की है वो 2021-22 में 7,57,246 करोड़, ठीक है। जो एक्सपेंड हुई है, जो आपका बैंक लोन पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ा है 6,80,731 करोड़ मार्च 31 तक। और जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है डिसबर्समेंट है वो भी यहाँ पर 3,77,086 करोड़ रुपए रहा है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर है। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस दिन की गई थी, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच स्टेट मैनार बर्ड विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड एरिया। तो वो है राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, और ये आंसर सभी स्टूडेंट ने सही किया है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अगर आपने सारी करंट अफेयर टाइम से देखी हैं तो हो सकता है आप इसका आंसर दे पाओ, तो जल्दी से कमेंट करो इस स्पेशल क्वेश्चन का, जिसका सही आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेजना है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो एक लाइक आपकी तरफ से ज़रूर बनता है। और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को घर बैठे एग्रीकल्चर में जितने भी करंट अपडेट हैं वो उनको मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 3rd वीक ऑफ जुलाई के स्पेशल सेशन जो कि करंट अफेयर का रहने वाला है उसमें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।